हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं हम अपने चैनल पर। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे विश्व और भारत का प्राचीन इतिहास। और इस क्लास में हम पढ़ रहे थे सर पृथ्वी के इतिहास के बारे में। पृथ्वी के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। और आज हमारी क्लास नंबर 2, ठीक है। तो इसमें पृथ्वी के निर्माण में हम क्या क्या पढ़ चुके थे, उन चीजों के बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करते हैं। तो हमने इस तरह से पृथ्वी की जो सेल थी, पृथ्वी की जो आकृति बनाई गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके बारे में वर्णन कर लिया था क्लास फर्स्ट में। और पृथ्वी कितने वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ, कैसे आई, उन सभी चीजों का हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी। हेडियन युग के बारे में पढ़ लिया था, आर्कियन युग के बारे में पढ़ लिया था, सौरमंडल की उत्पत्ति पढ़ ली थी हमने, सौरमंडल की गैसों के बारे में पढ़ लिया था, किस प्रकार से सूर्य का निर्माण हुआ था, किस प्रकार से सौरमंडल के निर्माण हुआ था, पृथ्वी का केंद्र के बारे में पढ़ा था, चंद्रमा के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से चंद्रमा का निर्माण हुआ था, ठीक है, सौरमंडल के बारे में। और उसको जो थैया भी कहा जाता है, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके थे। अब पढ़ेंगे सर हम यहाँ पर महासागरों और वातावरण की उत्पत्ति, कि पृथ्वी के निर्माण के साथ पृथ्वी पर महासागर का निर्माण कैसे हुआ होगा और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए, चूंकि विशाल संघात के तुरंत बाद पृथ्वी वातावरण विहीन हो गई थी। विशाल संघात का मतलब जो उलट पुलट बोलते हैं ना, एक तरह से धरती पृथ्वी का फट जाना, जलायमान हो जाना पूरी तरह से पृथ्वी, ज्वालामुखियों का फटना, तूफान, भयंकर अर्थक्वेक, भूकंप, ये सब चीज आ गए तो विशाल संघात हुआ था। तो उसके तुरंत बाद पृथ्वी वातावरण विहीन हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट प्रकृति कुछ भी नहीं थी उस समय ना। अतः यह शीघ्र ठंडी हुई होगी और 150 मिलियन वर्षों के भीतर ही बेसाल्ट की रचना वाली एक ठोस सतह अवश्य निर्मित हुई होगी। वर्तमान में मौजूद फेल्सिक महाद्वीपीय परत तब तक अस्तित्व में नहीं आई थी। पृथ्वी के भीतर आगे विभेद केवल तभी शुरू हो सकता था जब ऊपरी परत कम से कम आंशिक रूप से पुनः ठोस बन गई हो। इसके बावजूद प्रारंभिक आर्कियन लगभग 3.0 GA में ऊपरी सतह वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक गर्म, संभवतः 1600 डिग्री सेल्सियस के लगभग थी। तो उतने तापमान में, भयंकर तापमान में लावा फटा था, पृथ्वी गर्म हुई थी। इसकी ऊपरी परत से भाप निकली और ज्वालामुखी द्वारा अधिक गैसों का उत्सर्जन किया गया और उसी दौरान बहुत भयंकर ज्वालामुखियां फटी होंगी, जिससे दूसरे वातावरण का निर्माण पूरा हुआ। उल्का के टकराव के कारण अतिरिक्त पानी आयात हुआ, संभवतः बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले क्षुद्रांतरों की बाहरी पट्टी से उत्सर्जित क्षुद्रांतों से हुआ होगा, ठीक है। केवल ज्वालामुखीय घटनाओं तथा गैसों के विघटन से पृथ्वी पर जल की इतनी बड़ी मात्रा का निर्माण कभी नहीं किया जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि टकराने वाले धूमकेतुओं में बर्फ थी जिनसे जल प्राप्ति हुई होगी या जल प्राप्त हुआ होगा। हालांकि वर्तमान में अधिकांश धूमकेतु कक्षा में सूर्य से नेपच्यून से भी अधिक दूरी पर है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन यह दर्शाते हैं कि मूलतः वे सौर मंडल के आंतरिक भागों में ही आम थे, लगभग वहीं पाए जाते होंगे। हालांकि पृथ्वी पर स्थित अधिकांश जल इससे टकराने वाले छोटे पुरातन ग्रहों से व्युत्पन्न किया गया था, जिनकी तुलना बाहरी ग्रहों के वर्तमान छोटे बर्फीले चंद्रमाओं से की जा सकती है, ठीक है। इन पदार्थों की टक्कर से भौमिक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन व अन्य वाष्पशील पदार्थों की वृद्धि हुई होगी इस संघात के कारण। यदि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल केवल धूमकेतुओं से व्युत्पन्न था तो इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए धूमकेतुओं के लाखों संघातों की आवश्यकता हुई होगी। तो धूमकेतुओं के लाखों संघात हुएंगे तब जाकर के पृथ्वी पर जलमग्न हुई होगी। कंप्यूटर सिमुलेशन यह दर्शाते हैं कि यह कोई अविवेकपूर्ण संख्या नहीं है। अविवेकपूर्ण संख्या का मतलब इसको अनुमान भी नहीं किया जा सकता, इतने लाखों करोड़ों बिलियन मिलियन वर्ष लगे होंगे तब जाकर के पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है। उसके बाद यह भी देखते हैं
ग्रह के ठंडे होते जाने पर बादलों का निर्माण हुआ, वर्षा से महासागर बने। हालिया प्रमाण सूचित करते हैं कि 4.2 या उससे भी पूर्व 4.4 जीए तक महासागरों का निर्माण शुरू हो गया होगा। किसी भी स्थिति में आर्कियन युग के प्रारंभ तक पृथ्वी पहले से महासागरों से ढकी हुई थी। संभवतः इस नए वातावरण में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा कुछ मात्रा में अन्य गैसें मौजूद थी। क्योंकि सूर्य का उत्पादन वर्तमान मात्रा का केवल 70% था, अतः इस बात की संभावना सबसे अधिक है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बड़ी मात्राओं ने सतह पर मौजूद जल को जमने से रोका होगा। मुक्त ऑक्सीजन सतह पर हाइड्रोजन या खनिजों के साथ बंधी हुई रही होगी। ज्वालामुखीय गतिविधियां तीव्रती और पराबैंगनी विकिरण के प्रवेश को रोकने के लिए ओजोन परत के अभाव में सतह पर इसका बाहुल्य रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है प्रारंभिक महाद्वीप की। प्रारंभिक महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ था और कैसे इसकी रचना हुई थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, आवरण संवहन मेंटल कन्वेंशन वर्तमान प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करने वाली प्रक्रिया केंद्र से पृथ्वी की सतह तक ऊष्मा के प्रवाह का परिणाम है। इसमें मध्य महासागरीय मेड़ों पर सख्त टेक्टोनिक प्लेटों का निर्माण शामिल है। सबडक्शन क्षेत्रों सबडक्शन जोन पर ऊपरी आवरण में सबडक्शन के द्वारा ये प्लेटें नष्ट हो जाती हैं। हेडियन तथा आर्कियन युगों के दौरान पृथ्वी का भीतरी भाग अधिक गर्म था, अतः ऊपरी सतह पर कन्वेक्शन आवश्यक ही तीव्रतर रहा होगा। जब वर्तमान प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी कोई प्रक्रिया हुई होगी तो यह इसकी गति और अधिक बढ़ गई होगी। अधिकांश भूगर्भीय सूत्रों का मानना है कि हेडियन व आर्कियन के दौरान सबडक्शन जोन अधिक आम थे और इस कारण टेक्टोनिक प्लेटें आकार में छोटी थी। जो उनका जो आकार था वो हेडियन के युग और आर्कियन के युग के दौरान से उनका मेजरमेशन किया गया होगा। और प्रारंभिक जो परत बनी थी हमारी, जिसका निर्माण तब हुआ था जब पृथ्वी की सतह पहली बार सख्त हुई होगी। हेडियन प्लेट टेक्टोनिक के इस तीव्र संयोजन तथा लाइट हैवी बॉम्बार्डमेंट के गहन प्रभाव से पूरी तरह मिट गई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वर्तमान महासागरीय परत की तरह ही यह परत बेसॉल्ट से मिलकर बनी हुई होगी, क्योंकि अभी तक इसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। महाद्वीपीय परत, जो कि निचली सतह में आंशिक गलन के दौरान हल्के तत्वों के विभेदन का एक उत्पादन थी। उसके पहले बड़े खंड हेडियन के अंतिम काल में 4.0 जीए के लगभग बने और इन शुरुआती छोटे महाद्वीपों के अवशेषों के क्रेटन कहा जाता है। इनको अवशेषों क्या कहा जाता है? क्रेटन कहा जाता है। हेडियन युग के अंतिम भाग व आर्कियन युग के प्रारंभिक भाग के ये खंडों को ने उस सतह का निर्माण किया जिस पर वर्तमान महाद्वीपों का विकास हुआ है या वर्तमान महाद्वीपों का अस्तित्व है। पृथ्वी पर प्राचीनतम चट्टान कनाडा के नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन पर प्राप्त हुई है। जो सबसे प्राचीनतम चट्टान थी जिस समय उन चट्टानों का निर्माण हुआ होगा, तो वो कहां पर पाई गई? कनाडा के नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन पर प्राप्त हुई। वे लगभग 4.0 जीए की टोनालाइट चट्टानें हैं। उनमें उच्च तापमान के द्वारा रूपांतरण के चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही उनमें तल छठी में स्थित कण भी मिलते हैं, जो कि जल के द्वारा परिवहन के दौरान हुए घिसाव के कारण वृत्ताकार हो गए। इनसे यह पता चलता है कि उस समय भी नदियां व सागरों का अस्तित्व होगा, जल का अस्तित्व पृथ्वी पर रहा होगा। अब क्रेटन क्या होता है? क्रेटन के बारे में चर्चा करते हैं। क्रेटन मुख्यतः दो एकांतरित प्रकार की भौगोलिक संरचनाओं ट्रेनेस से मिलकर बने होते हैं। पहले तथाकथित ग्रीनस्टोन पट्टिकाएं, जो कि निम्न गुणवत्ता वाली रूपांतरित तल छठी चट्टानों से बनती हैं। ये ग्रीनस्टोन सबडक्शन जोन के ऊपर वर्तमान में महासागरीय खाई में मिलने वाली तल छठी के समान होते हैं। यही कारण है कि कभी कभी ग्रीनस्टोन को आक्रियन के दौरान सबडक्शन के एक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। दूसरा प्रकार इसका रेतीली मैग्मेटिक, जो चट्टानों का एक मिश्रण होता है, और ये चट्टानें अधिकांशतः टोनालाइट, टोंडरजेमेटाइट
या ग्रेनोडायरेट होती हैं, जो कि ग्रेनाइट जैसी बनावट वाली चट्टानें हैं। अतः ऐसी भौगोलिक संरचनाओं को टीजीटी टेरेन कहा जाता है। टीजीटी मिश्रणों को पहली महाद्वीपीय परत के अवशेषों के रूप में देखा जाता है, जिनका निर्माण बेसॉल्ट में आंशिक गलन के कारण हुआ। ग्रीनस्टोन पट्टिकाओं तथा टीजीटी मिश्रणों के बीच एकांतरण की व्याख्या एक टेक्टोनिक परिस्थितियों के स्वरूप में देखी जाती है, जिसमें छोटे पुरातन महाद्वीप सबडक्टिंग जोनों के एक संपूर्ण नेटवर्क के द्वारा पृथक किए गए थे, और उन्हीं प्लेट्सों के दौरान जो क्रैटन हुआ था उनका मुख्य ज्वालामुखियों के कारण और भूकंपों के कारण निर्माण हुआ होगा, और उसी दौरान जो फिर वो ठंडे हुए होंगे जिस जल से, तो उससे ये अस्तित्व पाया गया कि उस समय पृथ्वी पर सागर महासागर थे। अब बात आती है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी सर, दो चीजों से, डीएनए और आरएनए से। किससे? डीएनए और आरएनए से। ठीक है, जो मेन चीज है इसमें हमारा डीएनए है। मेन चीज इसमें क्या है? हमारा मुख्यतः डीएनए है। अब ये डीएनए की संरचना भी आपके सामने दे रखी है। ठीक है, लगभग सभी ज्ञात जीवों में डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल एसिड की ही रेप्लिकेटर के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए अधिक मूल रेप्लिकेट से बहुत अधिक जटिल है, और इसकी प्रतिकृति सिस्टम अत्यधिक विकसित हो रहे हैं। यानी डीएनए, छोटे छोटे जीवों का निर्माण हुआ होगा सागर महासागरों में, और वो जीव एक दूसरे को खा करके बड़े जीवों में तब्दील हो रहे होंगे, और धीरे धीरे इस प्रकार से वनस्पति का निर्माण हुआ, छोटे छोटे पेड़ पौधों का निर्माण हुआ, जीवों की उत्पत्ति हुई, और एक दूसरे को खा करके आगे बढ़ करके नए जीवों का निर्माण हुआ। और उन्हीं जीवों में एक प्रजाति पाई गई थी चिंपांजी। उस समय डायनासोरों का भी अस्तित्व था, और वो जो चिंपांजी थी वो जो बंदरों की प्रजाति थी, उन्हीं बंदरों की प्रजाति से धीरे धीरे परिवर्तित होकर के मनुष्यों का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसको डार्विन का सिद्धांत भी माना जाता है, बोला जाता है ना डार्विन का सिद्धांत। आगे पढ़ेंगे इसमें हम। देखो, जीवन की उत्पत्ति का विवरण अज्ञात है। अज्ञात का मतलब किसी को फिक्स पता नहीं है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। वैज्ञानिकों के द्वारा इसका सिर्फ अनुमानित किया जाता है, इसका अनुमान लगाया जाता है। जीवन की उत्पत्ति का विवरण अज्ञात है, लेकिन बुनियादी स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन इसकी बुनियाद स्थापित की जा चुकी है, उनका अनुमान पूरी तरह से लगाया जा चुका है। जीवन की उत्पत्ति को लेकर दो विचारधाराएं प्रचलित है। एक सुझाव देती है कि जैविक घटक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए, यानी कुछ जैविक घटक होंगे जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए होंगे, जिनको पेंसपर्मिया कहा जाता है। ठीक है, जबकि दूसरे तर्क है कि उनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है। पृथ्वी पर कैसे हुई है? जो सागर महासागर थे उनके अंदर छोटे छोटे जीवों का क्या हुआ होगा? जन्म हुआ होगा। इसके बावजूद दोनों ही विचारधाराओं इस बारे में एक जैसी कार्यविधि का सुझाव देती हैं कि प्रारंभ में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। यदि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी तो इस घटना का समय अत्यधिक कल्पना आधारित है। संभवतः इसकी उत्पत्ति 4GA के लगभग हुई होगी। ठीक है, हेडियन या आर्कियन के युगों में। और यह संभव है कि उस अवधि के दौरान उच्च ऊर्जा वाले क्षुद्र ग्रहों की बमबारी के द्वारा महासागरों के लगातार होते निर्माण और विनाश का कारण जीवन एक से अधिक बार उत्पन्न नष्ट हुआ होगा। न जाने कितनी बार उल्का पिंड वर्षे होंगे, उल्काओं की बारिश हुई होगी, पृथ्वी पर भूकंप आए होंगे, पृथ्वी पर ज्वालामुखियां फटी होंगी, सागर महासागरों में लगातार जीवों का निर्माण हुआ होगा, नष्ट हुए होंगे, और फिर एक स्थिर अवस्था पर आकर के जब पृथ्वी स्थिर हो गई, पृथ्वी पर दोबारा प्रकृति का निर्माण हुआ, वातावरण आया, फिर से एक नए जीव का निर्माण हुआ होगा। प्रारंभिक पृथ्वी के ऊर्जाशील रसायन शास्त्र में एक अणु ने स्वयं की प्रतिलिपियां बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली। एक प्रतिलिपिकार अधिक सही रूप में इसने उस रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जो स्वयं की प्रतिलिपि उत्पन्न करती थी। प्रतिलिपि सदैव ही सटीक नहीं होती थी। कुछ प्रतिलिपियां अपने अभिभावकों से थोड़ी भिन्न हुआ करती थी, और वे जो प्रतिलिपियां थी वो ये दर्शाती थी कि कैसे किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति संभव हुई होगी, या जीवन का समय, उस समय जीवन कैसे आगे बढ़ा होगा। ये एक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ऐसा हुआ था। यदि परिवर्तन अणु की प्रतिलिपिकरण की क्षमता को नष्ट कर देता था तो वह अणु कोई प्रतिलिपि उत्पन्न नहीं कर सकता था।
और वह रेखा समाप्त हो जाती थी। वहीं दूसरी ओर कुछ दुर्लभ परिवर्तन अणु की प्रतिलिपि क्षमता को बेहतर या तीव्र बना सकते थे। उन नस्लों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती थी और वे सफल हो जाती थी। यह अजैव पदार्थ पर उत्पत्ति एक प्रारंभिक उदाहरण है। पदार्थ तथा अणुओं में उपस्थित अंतर ने एक निम्नतर ऊर्जा अवस्था की बढ़ने के प्रतिलिपियों या प्रणालियों के वैश्विक स्वभाव के साथ संयोजित होकर प्राकृतिक चयन की एक प्रारंभिक विधि की अनुमति दी कि जब कच्चे पदार्थ, जिसको हम भोजन कहते हैं, उस कच्चे पदार्थ भोजन का विकल्प समाप्त हो जाता था तो नस्लें विभिन्न पदार्थों का प्रयोग कर सकती थी या संभवतः अन्य नस्लों के विकास को रोककर उनके संसाधनों को चुरा सकती थी और अधिक व्यापक बन सकती थी या और भी अधिक बढ़ सकती थी। पहले प्रतिलिपिकार का स्वभाव अज्ञात है क्योंकि इसका कार्य लंबे समय से जीवन के वर्तमान डीएनए से लिया गया था, यानी डीएनए से जीवन की उत्पत्ति को माना गया होगा। विभिन्न मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं जो कि इस बात की व्याख्या करते हैं कि कोई प्रतिलिपिकार किस प्रकार के विकसित हुआ होगा। विभिन्न प्रतिलिपिकारों पर विचार किया गया है और जिनमें आधुनिक प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिडिक क्रिस्टल, यहां तक कि क्वांटम प्रणालियों जैसे जैविक रसायन शामिल है। क्वांटम रसायन, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री को भी इसके बीच शामिल किया गया है। अभी तक इस बात के निर्धारण का कोई तरीका उपलब्ध नहीं है क्या इनमें से कोई भी मॉडल पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ निकट संबंध रखता है, या उन चीजों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जो पुराने सिद्धांत है, पुराने सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है जिस पर कुछ विस्तार में कार्य किया गया है और इस बात के एक उदाहरण के रूप में कार्य करेगा कि यह कैसे हुआ होगा। ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली तथा पराबैंगनी विकिरण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संचालित करने में सहायक हो सकते हैं, जिनसे मीथेन व अमोनिया जैसे सरल यौगिकों से अधिक जटिल अणु उत्पन्न किए जा सकते हैं। इनमें से अनेक सरलतर जैविक यौगिक थे जिनमें न्यूक्लियोबेस या अमीनो अम्ल भी शामिल हैं, जो कि जीवन के आधार खंड हैं। जैसे जैसे इस जैविक सूप की मात्रा व सघनता बढ़ती गई, विभिन्न अणुओं के बीच पारस्परिक क्रिया होने लगी। कभी कभी तो इसके परिणाम स्वरूप अधिक जटिल अणु प्राप्त होते थे। तो शायद मिट्टी ने जैविक पदार्थों को एकत्रित व घनीभूत करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया होगा या इसके लिए एक ढांचा बनाया होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर उन पृथ्वी के बनाए गए अणुओं के बारे में कि उन रसायनों के कारण, उन अम्लों के कारण किस प्रकार से पृथ्वी पर अणु बनाए गए थे। उन अणुओं की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कुछ अणुओं ने रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाने में सहायता की होगी और यह सब एक लंबे समय तक जारी रहा होगा। प्रतिक्रियाएं यादृच्छिक रूप से होती रही होंगी जब तक कि संयोग से एक प्रतिलिपिकार अणु उत्पन्न नहीं हो गया। किसी भी स्थिति में किसी न किसी बिंदु पर प्रतिलिपिकार का कार्य डीएनए ने अपने हाथों में ले लिया और सभी ज्ञात जीव कुछ विषाणुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं के अलावा लगभग एक समान तरीके से अपने प्रतिलिपिकार के रूप में डीएनए का प्रयोग करते रहे और इस जेनेटिक कोड को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो जो जीवाणु उत्पन्न हुए होंगे और जीवों का निर्माण हुआ होगा वो डीएनए से ही संभव था। इस बात को ये अणु क्या करते थे, परिभाषित करते थे। तो ये देखिए एक ग्लाइकोप्लेडिक अल्फा हेक्सिक प्रोटीन, ऑक्सिलर एक्टिव साइड दे रखा है, कोलेस्ट्रॉल से, ग्लूकोर प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड से, हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स और अल्फाबेटिक प्रोटीन्स। ये एक डीएनए के बारे में जो जीवों के संरचना उत्पन्न हुई थी उन सभी चीजों के यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कोशिका झिल्ली का एक छोटा अनुभाग, यह आधुनिक सेल झिल्ली अधिक मूल सरल फास्फोलिपिडिक द्विस्तरीय सारा दो पूंछ के साथ छोटे नील क्षेत्रों से अधिक परिष्कृत दूर है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट झिल्ली के माध्यम से सामग्री के गुजरने के विनियमन में और वातावरण के लिए प्रतिक्रिया में विभिन्न कार्य करते हैं या उनके बारे में ये चर्चा करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हम। आधुनिक जीवन का प्रतिलिपिकार पदार्थ एक कोशिकीय झिल्ली के भीतर रखा होता है
और प्रतिलिपिकार की उत्पत्ति के बजाय कोशिकीय झिल्ली की उत्पत्ति को समझना अधिक सरल है, क्योंकि एक कोशिकीय झिल्ली फास्फोलिपिड अणुओं से मिलकर बनी होती है, जो जल में जाने पर अक्सर तुरंत ही दो परतों का निर्माण करते हैं। कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे अनेक व्रत बनाए जा सकते हैं, जो बुलबुलों का सिद्धांत, बबल थ्योरी, आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब उसी के साथ एक चर्चा हुई थी, प्रचलित सिद्धांत यह है कि झिल्ली का निर्माण प्रतिलिपिकार के बाद हुआ, लेकिन जो भी तब तक शायद अपनी प्रतिलिपिकार सामग्री व अन्य जैविक अणुओं के साथ आरएनए था। आरएनए विश्व अवधारणा शुरुआती प्रोटोसेल का आकार बहुत अधिक बढ़ जाने पर शायद उसमें विस्फोट हो जाया करता होगा। इनसे छितरी हुई और सामग्री शायद बुलबुलों का रूप पुनः एकत्रित हो जाती होगी। प्रोटीन जो कि झिल्ली को स्थिरता प्रदान करते थे, जो बाद में सामान्य विभाजन में सहायता करते थे और उन कोशिका रेखाओं को प्रसरण में प्रोत्साहित किया होगा। उसके बाद में आरएनए के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार से आरएनए, डीएनए उन चीजों को यहाँ पर स्थिर करते होंगे। ठीक है, फिर बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक युग, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिकाएं झिल्ली, उन सब चीजों के बारे में हम आपको बता चुके थे किसमें, जो साइंस का जो फाउंडेशन बैच चल रहा तो उसमें। तो इस प्रकार से वहां पर जीवों की उत्पत्ति, जीवों के निर्माण के बारे में भी, डीएनए और आरएनए की सूचना और सूक्ष्म जीवों के बारे में वहां पर चर्चा की गई थी। और डार्विन ने अपनी बीगल नामक जहाज की यात्रा के दौरान 4 टिप्पणी की थी कि सभी जीव अत्यधिक संतोक्ति करते हैं जो शायद जीवित भी नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए मेंढक के कुछ अंडे जीवित रहकर मेंढक बनते हैं। असल में जनसंख्या लंबी अवधि में भी लगभग स्थिर रहती है। वास्तव में अतिरिक्त एक प्रजाति के जीवों के गुणों में भी विभिन्नताएं होती होंगी। इनमें से कुछ विभिन्नताएं वंशानुगत होती हैं और अगली पीढ़ी में चल जाती है। और डार्विन के इसी सिद्धांत ने जीव की उत्पत्ति के बारे में बताया था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।